जोहार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आई हूँ आप लोग के समक्ष, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज देखिए, भारत में चाहूँ और आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में लागू हो जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा। हर समुदाय अपनी अपनी बातें कर रहा है कि उसका अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या सांस्कृतिक धरोहर सारा उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं किसी को भी नहीं देख रही कि उसकी अपनी आदिवासियों की जो अपनी कस्टमरी लॉ है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, ना नेशनल लेवल में वो बात जारी है। देखिए, सबसे पहली बात कि आज हमारे बीच में आज हम अगर देखा जाए कि भारत में 4 कानूनों को मान्यता है। पहली बात की हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को मान्यता है। आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 को मान्यता है। फिर आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 को मान्यता है, और आपका पारसी एक्ट मैरिज एक्ट 1936 को मान्यता है। लेकिन हमारा जो कस्टमरी लॉ है, क्या उसको मान्यता है? अगर कस्टमरी लॉ को अगर हम मान्यता है तो आज कस्टमरी लॉ की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कारण ये है कि हमारा कस्टम सिस्टम लिखित नहीं है, इसी के लिए उसको कानूनी रूप से उसको मान्यता नहीं है। हाँ, कोर्ट भी कभी कभी बोल देती है कि आदिवासियों की एक अलग प्रैक्टिसेस है जिसके तहत उसको अपने जो व्यवस्था है उसके तहत वो निपटारा कर सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर हमारा कस्टम सिस्टम ही अगर हमारा एक क्या बोलते हैं लिखित नहीं है, और हम लाख भाषण में बोल देंगे, बड़ी बड़ी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि आदिवासी का 5वीं छठी अनुसूची राज्य है, उसके और राजा है, जंगल का राजा है, क्या उससे आपको पूरा पूर्ण अधिकार मिल जाएगा? आज हम कितना भी आदिवासी अब खुद को जंगल का शेर या शेरनी समझ लो, या फिर हम आदिवासियों का पोशाक पहन लो, लेकिन जब तक आपका रिलीजियस या सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस आपका जमीनी स्तर पे नहीं होगा, आप नहीं हो राजा, जंगल के राजा भी नहीं हो, ना आप जंगल के शेर भी नहीं हो, ना शेरनी भी नहीं हो, ना आप रानी भी नहीं हो। तो आपको अपने चीजों को एक तो देखिए कि सारा चीज आपका लिखा हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट लिखित है, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ लिखित है, आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लिखित है, आपका पारसी एक्ट वो लिखित है। लेकिन क्या आपका कस्टमरी लॉ लिखित है? लिखित नहीं है तो आप आज से बोलना छोड़ दीजिए कि आदिवासियों का 100% आरक्षण है, आदिवासी इस देश के राजा है। आपको अगर सही में आप इन चीजों को विश्वास करते हैं, आपको राजा ही बनना, आप इसके मूल मालिक है, तो सिर्फ इतिहास में हर लिखा हुआ है, तो क्या उसको सरकार धरातल पे उतार रही है? यूएनओ ने हमें आदिवासी अधिकार प्रदत्त किया है, हमें 9 अगस्त प्रदत्त किया है। क्या भारत सरकार उसको लागू की है? नहीं की है। तो सबसे पहली बात कि हम जो चीज पे अगर आज हम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे, भाषण करके हम अपना नाम कमा रहे हैं, हम शेर आया शेरनी आया बोल करके आज हम अपने आप को मतलब सोशल मीडिया में हम अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज करना छोड़िए और जाइए, आप गाँवों में जाइए, अपने जो चीज है आपका जो आपके बाप दादा ने जो चीजों को छोड़ा था, हिंदू से नहीं, क्योंकि आदिवासी और हिंदू में जमीन आसमान का अंतर है। आप हिंदू का त्योहार आता है तो उसको आदिवासी त्योहार से जोड़ देते हैं। ये चीज करना छोड़िए। आपकी अपने रिचुअल्स अलग है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर अलग है, उसको ढूंढिए, उसको अपने प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपकी जो चीज है उस आज आदिवासियों को हिंदू क्यों बोल रहा है? आदिवासियों के लिए क्यों बात नहीं किया जा रहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से कितना नुकसान होगा? कोई इसकी बात करना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि हिंदू जान गया कि आदिवासी का पूरा चीज प्रैक्टिसेस उसका हिंदूकरण हो गया है। इसीलिए आज कस्टमरी लॉ की कोई बात करना नहीं चाह रहा है। आज मैं यही बोल रही हूँ कि कस्टमरी अगर सही में यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो आपका सबसे पहले आपकी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। और वो व्यवस्था आज हम 12 महीना में 13 गीत संगीत की बात करते हैं। कोई अगर मेहमान भी आता है तो हम उसको संगीत गा करके हम उसकी स्वागत करते हैं। और जत्रा है, आपका सेंद्रा है, सेंद्रा मतलब शिकार होता है, जत्रा है, और आपका मेला है, आपका पूजा पाठ है,
जनी शिकार है, आपके 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 त्योहार है, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी अगर आप आर्टिकल का हवाले दीजिए कि आर्टिकल 29 में हमको समान अधिकार मिला, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो उस फंडामेंटल राइट्स की कहाँ मतलब कि उसकी मान रखा जा रहा है। तो इससे किसी को ज्यादा नुकसान होने वाली नहीं, क्योंकि सारे का अपना अपना संविधान में उन लोगों को मान्यता है हर तरीके से। लेकिन हमारा चीज अगर हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं ना, तो अगर धीरे धीरे खाली हम हमारा चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, हम अब शादी करवाते तो हम ब्राह्मण को बुला लेते हैं। बताइए, ये आप सुन रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं कि आदिवासी पगड़ी बांध लिए हैं, आदिवासी पोशाक पहन लिए हैं, लेकिन आप पूजा पाठ ब्राह्मण से करवा रहे हैं। ये चीज को आप स्वीकार कीजिए। पर्व त्योहार भी आप होली दशहरा सारा मना रहे हैं, लेकिन आप अपने त्योहार जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है वो प्राकृतिक से जुड़ा होने जाने, उसका आप कहानी तक नहीं जानते कि आपके जो पर्व त्योहार के पीछे जो आपकी पुरखों ने जो जिस सोच के साथ पर्व त्योहार शुरू किए थे उसकी क्या मान्यता है, उसको भी संगीत किसको कहते हैं, नाच किसको कहते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, उसको भी हम नहीं जानते हैं। आज हमारे जो कस्टम्स है, कस्टमरी लॉ का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कस्टम है, हमारे रिचुअल्स है, हमारी पद्धति है, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा है, उसी को हम कस्टमरी बोलते हैं, वही हमारा कानून बन जाता है। क्योंकि समाज में जितने प्रैक्टिसेस होते हैं सारा चीज का, वही जाकर के कानून बनता है। संविधान क्या है? एक बड़ा कानून है, क्योंकि बार बार संविधान नहीं लिखा जा सकता है। इसी के लिए संविधान को चलाने के लिए समय समय पे उस पर नियम बनता है, अमेंडमेंट होती है। तो आज यूसीसी के देखिए, आज हम कितना आज इंडिया में 2 तरह के हैं, सीआरपीसी और आईपीसी है। अब 2 है, लेकिन ये भी हर राज्य में अलग अलग है। शराब कानून हर राज्य में अलग अलग है, बेल के लिए धाराएं अलग अलग है। तो आज जो भी हम बोल रहे हैं, जब आपका यही सब अलग अलग है, तो यूसीसी अगर ला करके हम कौन सा मारे तीर मार देंगे। और देखिए, आप जानिए कि जो भी मतलब मैं बात कर रही हूँ कि यूसीसी अंग्रेजों ने कब लाया। यूसीसी अंग्रेजों ने 1935 में इंडिया में बनाया। तो इससे पहले के आदिवासी नहीं थे। आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है, ये आदिवासियों की विरासत है, उसकी लड़ाई किया हुआ उसकी विरासत है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची कोई हमको खैरात में नहीं दिया है हमारा कानून। ये चीज हमारे चीज को नुकसान नहीं हो, हमारे जमींदार हमारी जमीनों को हड़प रहे थे, इसलिए हमारे लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897 बना था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो अभी जो इसको ला रहा है 2013 है। तो आज हम जो भी बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आज हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कि आज कोई नहीं बोल रहा है कि आदिवासियों की एक अपनी कस्टम है, उसके लिए उसका एक अपना लॉ है। हम आज कितनी बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रही हूँ, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि आप गांव जाओ, अपने कस्टम को करो और अपनी सरकार की भी फेंका हुआ दाना को मत चुनिए। आपकी एक अपनी व्यवस्था है। मेरे तो झारखंड में है भाई, पढ़ा व्यवस्था है, मानकी मुंडा है, डोकलो सोहर है, माझी प्रज्ञात है, ये व्यवस्था है, उसको लीजिए। उसकी अपनी पढ़ा का जो मुखिया होता है उसका नाम लीजिए, जैसे कि पढ़ा राजा है, पढ़ा रानी है, ये सब का बात कीजिए। माझी है, माझी होड़ो में माझी बूढ़ी है, मानकी है, मुंडा है, डोकलो सोहर है, इस सब की बात कीजिए ना। आप क्यों मुखिया सरपंच की बात कर रहे हैं? यही चीज तो आपकी खत्म हो जा रही है। पैसा कानून हमको नहीं चाहिए। पैसा कानून 5वीं अनुसूची से ही निकला हुआ चीज, लेकिन हमको पैसा कानून नहीं चाहिए। हमारा जो चीज भी क्षेत्र है, आपका जो 5वीं अनुसूची का मतलब वही है, आपका कस्टम, आपका सिस्टम, आपकी भाषा, आपका रिचुअल्स, यही है आपकी 5वीं अनुसूची। इसको अगर आप बचा करके रखे तो आप समझिए कि आप खुद को बचा के रखे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का भाग 2 में साफ लिखा हो कि आदिवासियों पे हिंदू का कोई चीज भी लागू नहीं होता है। लेकिन यूसीसी में कितनी भी बात कर दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कितनी बात कर दे कि उसमें संपत्ति का, तलाक का, शादी का, एडॉप्शन की बात है, लेकिन इससे क्या आदिवासियों को, हमारा तो हर चीज अलग भी
ये हेमा एका का बयान आया था, जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स STSC की जो सेक्रेटरी है, उसका कि आदिवासियों को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मिल जाता है तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ट्रैफिक रूल्स का मतलब एग्जाम्पल दिया और एक रास्ते का बात किया कि एक रास्ते में अगर ट्रैफिक होगा तो एक साथ चलेंगे तो उसको ट्रैफिक से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आदिवासी अगर 2011 की जनगणना देखें तो आदिवासियों की संख्या 705 है। 705 में आदिवासियों की हर कोई की एक अलग अलग रास्ते हैं, उसकी अपने रिचुअल्स, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है, उसका मानने गाने का तरीका अलग है। तो क्या वो सारे आदिवासी एक रास्ते से जा सकते हैं? आप ही बोलिए ना कि आप मुंबई जा रहे हैं तो क्या आप दिल्ली के रास्ते से जा सकते हो, या फिर आप कोलकाता जा रहे हैं तो क्या आप गुजरात के रास्ते से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। सबकी अपनी रास्ते होती है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र को आदिवासियों का क्या नुकसान होगा, इससे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं हेमा एका जी, अगर आपको मेरी वीडियो मिल रही है तो आप कृपया मुझसे वार्तालाप कीजिए और मुझे गिनाइए कि आदिवासियों को क्या क्या फायदा होगा। लेकिन मैं बोल रही कि आदिवासियों को क्या क्या नुकसान होगा, ये सुन लीजिए। आदिवासियों की जो अपनी परंपरा, अपनी भाषा या उसकी कस्टम है, वो सारा खत्म हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद आपकी बहुत सारी बंदिशें होगी, क्योंकि आप सेक्रेटरी है बहुत बड़े पद की, तो हो सके कि आपकी एक अपनी मर्यादाएं हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले एक आदिवासी महिला है और आपको ये सोचना होगा, जानना होगा कि आदिवासी का अस्तित्व अगर नहीं होगा, देखिए जो आदिवासी स्त्री है वही सारा, आज मैं वही बात बोलती हूँ, मैं अपने भाषण में बोलती हूँ, पूरे भारत का भ्रमण करती हूँ। वहाँ पे आज भी देख रही हूँ आदिवासी, जहाँ पे ग्रामीण इलाका है, वो अपनी संस्कृति पे जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं। उनका मतलब जीवन यापन अपनी संस्कृति से होता है, वो खुश रहते हैं। उनको मतलब बाहरी छल कपट या दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। अंडमान में ही चले जाइए, वहाँ के आदिवासी अपनी संस्कृति से जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी अभी भी सुदूर इलाका में जाइए भारत के अनुसूचित राज्यों में, तो आपको ऐसा इलाका मिल जाएगा जहाँ पे आदिवासियों को ज्यादा बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। अब रहा की बात की सिर्फ 5वीं अनुसूची की बात नहीं है, 6ठी अनुसूची में भी आदिवासियों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। खास करके तो 371 का जो इलाका है, 7 राज्य है, उसको तो खास करके मतलब कि उसका मैं बोली 6ठी अनुसूची दफन ही हो जाएगा। एक तो देखिए कि मणिपुर ऐसे 371 होते हुए भी, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलते हुए भी वह आज जल रहा है। वहाँ जो मैतेई समुदाय है, जो गैर आदिवासी है, वो आदिवासी बनने का दर्जा मांग रहे हैं। चूंकि इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मणिपुर के जो मेन आदिवासी कुकी नागा, वो पहाड़ी इलाका में रहते हैं और वहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार उसको मतलब कि समतल इलाके में जमीनों खरीद के रह सकते हैं। लेकिन जो मैतेई समुदाय के जो गैर आदिवासी है, वो पहाड़ी इलाके में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन आप बताइए कि 40 विधायक मणिपुर में गैर आदिवासी है और बाकी 20 खाली सिर्फ 20 विधायक आपके गैर आदिवासी है। तो ज्यादा दबदबा वहाँ गैर आदिवासियों का है। तो गैर आदिवासियों का होने के कारण वहाँ पे जो आदिवासी है वो मतलब काफी कमजोर खुद को महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का कहना है कि अगर मैतेई पहाड़ी में बस जाता है मैतेई गैर आदिवासी, तो मणिपुर को बहुत नुकसान होगा। जो अभी वहाँ पे बचे हुए, तो 6 शेड्यूल एरिया है नहीं, क्योंकि इसलिए 6 शेड्यूल एरिया नहीं है क्योंकि मणिपुर शुरू से केंद्र शासित राज्य रहा है। लेकिन उसकी जो सुदूर इलाका है, उसकी जो सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश है, वो काफी मतलब कि कमजोर रहा है, इसलिए उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि मणिपुर का जो शासन व्यवस्था है, उसको राष्ट्रपति या फिर मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल ही मतलब कि शासित करेगा। तो मणिपुर की जो स्थिति आज देख रहे हैं, तो आज देखिए कि वो छोटा सा राज्य है, वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन भारत के जितने भी आदिवासी लोग हैं, आज मौन खड़ा है। मणिपुर पे कोई कहना नहीं चाह रहा है, कोई बोलना नहीं चाह रहा। कल सोशल मीडिया पे ही लोग एक्टिव है, लेकिन वहाँ के लोग जो मतलब कि कम लोग हैं, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपने पहाड़ के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने संस्कृति के लिए। मणिपुर जल रहा है
आज देखिए मैं वही बात बोल रही कि वो तो अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ी रहा है। एक तो उसको छठी अनुसूची का दर्जा भी ऐसे मिला नहीं है, क्योंकि अगर छठी अनुसूची का दर्जा मिला होता तो शायद असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय जैसा वहाँ भी ऑटोनॉमस काउंसिल होती और उसको एक विशेष अधिकार मिलता है। ऑटोनॉमस काउंसिल को जैसे मिलता है 30 वहाँ पे सदस्य होते हैं, तो उसकी चुनाव होता है जिसको अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपनी क्या बोलते हैं कस्टमरी लॉ बनाने के लिए, अपनी संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए, अपनी जो रिचुअल्स को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी शादी, तलाक, मतलब जमीन जायदाद जितनी भी चीजें उसको बचाने के लिए बहुत सारे कानून मिला हुआ है। तो जो मणिपुर की जो स्थिति है वो स्थिति अगर अन्य राज्य में होता तो शायद आज खत्म हो चुका होता है, क्योंकि कहीं न कहीं 371 के चलते मणिपुर आज थोड़ा बहुत बचा हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि एक षड्यंत्र है नॉर्थ ईस्ट से 371 को हटाने का, क्योंकि 371 के तहत उसको एक विशेष प्रावधान मिला हुआ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को आप इनर लाइन है जिसपे आप अंदर मतलब कि नहीं जा सकते हैं, बॉन्डिंग है, आपको सीमा, आपको वहाँ पे आदेश लेना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि वहाँ पे बंदिशें हैं जहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तो ये स्थिति है मणिपुर की, तो या फिर अरुणाचल प्रदेश की। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आज देखिए नागालैंड की भी बात करते हो। नागालैंड अगर स्वायत्त राज्य भी अगर है भी हो तो फिर भी वो उसको मतलब पूरी तरह से वो भी छठी अनुसूची में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है। लेकिन संघर्ष का थोड़ा परिणाम उसको आज मिल गया है, उसको झंडे मिल गई है या फिर अपना शासन करने का तरीका। लेकिन फिर भी तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाता है तो उससे अछूता ना नागालैंड रह सकता, ना मणिपुर रह सकता है और ना ही अरुणाचल प्रदेश रह सकता है, या फिर ना मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ना आसाम रह सकता है। क्योंकि इन लोगों को जो प्रोटेक्शन है 371 या छठी अनुसूची का, ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो मैं इतना ही कह करके आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, और खास करके हेमा जी को यही बोलती हूँ कि हेमा जी देखिए अपनी संस्कृति को रक्षा करने के लिए 1949 में छठी अनुसूची 244 के तहत छठी अनुसूची राज्य का गठन किया गया, उसको एक विशेष अधिकार दिया गया और ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया गया है। इसके तहत वो अपने पूरे संपूर्ण विकास कर सकता है। उसको केंद्र से स्पेशल ये पैसा मिलता है विशेष राज्य के तहत, जिसमें 10% अनुदान होता है और 10% मतलब ये क्या बोलते हैं कर्ज के तौर पे चुकाना होता है, 90% अनुदान होता है। तो उन लोग काफी अपना विकास कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। इसलिए भी मैं ये कहती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से खास करके छठी अनुसूचित क्षेत्र को बहुत नुकसान होगा। और ऐसे भी मणिपुर का आज स्थिति देखिए कि वो अपनी पहाड़ के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा है, भारत के आदिवासी मौन है। तो जरा इस पे विचार कीजिए। और हमको लगता है कि कुछ तो मतलब कि हमारे लोगों को एक पहल होनी चाहिए कि मणिपुर को हम किस तरह से अपना सहयोग दे सके, चाहे वैचारिक रूप से या फिर समझौते के रूप से। इतना ही कह करके आप सबको धन्यवाद देती हूँ। जोहार।